देखो स्क्रीन दिख रही है। हाँ दिखती है। दिख रही है स्क्रीन। ओके ठीक है। देखो कल इंटरपोलेशन वाला टॉपिक हमने स्टार्ट किए। इंटरपोलेशन मैंने बताई कि एक कलेक्शन ऑफ मेथड्स होता है जिसके थ्रू हम लोग कोई कंप्यूटर ग्राफिक्स रिलेटेड इशू को सॉल्व करते हैं। उसी के साथ एक एग्जांपल देखे कि अगर एक नंबर को दूसरे नंबर में कन्वर्ट करना है इन 10 इक्वल स्टेप्स, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है 2 को 5 में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली उसमें 0 ऐड कर देंगे। एक और एग्जांपल दिया हुआ था कि यही नंबर को अगर हमें चेंज करना है या किसी और नंबर को हमें चेंज करना है, 3 से हम लोग ले रहे हैं उसको 10 इक्वल स्टेप्स में करना है, तो हमने 10 इक्वल स्टेप्स लगा के 0.3 को हर स्टेप में ऐड किया। तो 3 से हम कहाँ तक पहुंचे, 3.3 से देखो 6.0 तक पहुंचे। तो 0.3 हम लोग ऐड करते गए और उसके थ्रू हमें एक इक्वल ऑफ आंसर या फिर सोल्यूशन हर एक स्टेप में मिला, जिससे हम लोग इंक्रीमेंट करते करते एक नंबर को कन्वर्ट कर रहे हैं किसी और नंबर। तो ये है इंटरपोलेशन, जो कि कंप्यूटर ग्राफिक्स रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करने में यूज होता है। अब बहुत तरह के इंटरपोलेशंस होते हैं, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट वाला होता है वो होता है लीनियर एंड नॉन लीनियर इंटरपोलेंट। जैसे क्यूबिक हो गया, ओके, फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक होता है, कर्व वाला होता है, बहुत तरह के होते हैं। तो हम लोग जनरली लीनियर इंटरपोलेंट को देखेंगे, नॉन लीनियर इंटरपोलेंट को देखेंगे। बाकी का जो पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है वो बहुत ज्यादा मैथमेटिकल पार्ट दिया हुआ है, भरा हुआ है, और जो यूजफुल नहीं है। तो हम लोग जो यूजफुल चीजें हैं वो कवर कर रहे हैं और उसी को देखो लीनियर इंटरपोलेंट क्या है। Linear interpolants are used to create equal space between the interpolated values for equal change in the interpolating parameter. फर्स्ट चीज देखो कि लीनियर इंटरपोलेंट्स को यूज करते हैं हम इक्वल स्पेसेस क्रिएट करने के लिए। जैसे ऊपर हमने देखे कि 10 इक्वल स्टेप्स में हमें क्या मिला, एक 10 इक्वल स्टेप्स में हर एक स्टेप में एक इक्वल सोल्यूशन जिसमें हम सेम नंबर को ऐड कर रहे थे। उसी तरह से लीनियर बोले तो क्या, इक्वल स्पेसेस या फिर सेम स्पेस क्रिएट करने के लिए हम लीनियर इंटरपोलेशन यूज करते हैं। See, in the above example, we have incremented 0.3 and it is computed by subtracting the first number from second and the result is divided by 10. तो देखो अगर वही दो नंबर्स का एग्जाम्पल अगर तुम लो, जैसे 2 और 5 को 2 को 5 में कन्वर्ट करना है, तो हमने क्या कर रहे हैं, वहां पे क्या इक्वेशन वहां पे प्रोवाइड की गई है या फिर अप्लाई हो रही है कि फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर से, दैट इज जो बिगर नंबर है, दैट मीन्स जिस नंबर में तुम्हें कन्वर्ट करना है उस नंबर को माइनस कर दो तुम्हारे फर्स्ट नंबर से जो तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड डिवाइड बाय 10। डिवाइड बाय 10 बिकॉज वी आर सॉल्विंग दैट इक्वेशन इन 10 इक्वल स्टेप्स। तो तुम्हें आंसर क्या मिलेगा, 0.3। तो उसी 0.3 को तुम हर एक स्टेप में अप्लाई करोगे और तुम्हें वही चीज हर एक स्टेप में इंक्रीमेंट करते जाना है ताकि तुम 2 से 5 तक इंक्रीमेंट कर सको। तो ये चीज क्या है, ये मेथड फ्लेक्सिबल फॉर्म में नहीं है। अब यहाँ पे तो एग्जाम्पल अलग दिया हुआ था कि 2 को 5 में कन्वर्ट करना है, सिंपली 3 को ऐड कर देना है, राइट। लेकिन नीचे जो एग्जाम्पल दिया था वो 10 स्टेप्स वाला एग्जाम्पल था। तो अलग अलग इक्वेशंस के लिए अलग अलग स्टेप्स लगते हैं, अलग अलग नंबर्स का यूज किया जाता है। तो ये चीज फ्लेक्सिबल फॉर्मेट में नहीं है। तो देखो, सो वी हैव टू सेट द प्रॉब्लम डिफरेंटली। देयर आर टू गिवन नंबर्स n1 एंड n2। दो नंबर्स दिए हुए तुमको, कंसिडर कर लो, एज्यूम कर लो कि n1 है और एक n2। दिस नंबर रिप्रेजेंट्स द स्टार्ट एंड फाइनल वैल्यूज ऑफ इंटरपोलेंट। तो एक जो है वो स्टार्ट की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है और जो दूसरी है वो फाइनल वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है। दैट मीन्स n1 जो है वो स्टार्ट वैल्यू है और n2 जो एंड वैल्यू। रेंज n1 से n2 तक ही है, शुरुआत n1 से हो रही है, एंड n2 पे हो रहा है। We want an interpolated value controlled by a parameter t that varies between 0 and 1। ये चीज याद रखो, जब भी इंटरपोलेशन करोगे तो एक मिडल पैरामीटर वहां पे मौजूद रहता है जिसको हम t से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि दो नंबर्स है n1 और n2। n1 जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, n2 जो है वो एंडिंग पॉइंट है, और एक पैरामीटर t है जो रेंज कर रहा है तुम्हारा 0 से लेके 1 के बीच में। ठीक है, मतलब t की वैल्यू या फिर t की रेंज कितनी है, 0 से लेकर 1 तक। अब यहाँ पे और एक चीज बोली गई है, when t is equals to 0 the result is n1। जब तुम लोग t की वैल्यू 0 अप्लाई करोगे तो रिजल्ट तुम्हें n1 मिलेगा, और जब तुम लोग t की वैल्यू 1 अप्लाई करोगे तो रिजल्ट तुम्हें n2 मिलेगा।
तो अगर ये सोल्यूशन इसका निकालना है तो एक फॉर्मूला यूज किया जाता है, देखो नीचे दिया हुआ है, n इज इक्वल्स टू n1 प्लस t इंटू n2 माइनस n1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला का यूज करके तुम लोग ऊपर वाले एग्जाम्पल को सॉल्व करोगे। तो देखो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, नेक्स्ट पेज पे, सॉरी। अब तुम लोग अज्यूम कर रहे हो या फिर एक तरह से कंसिडर करके चल रहे हो कि अगर n1 की वैल्यू 2 लिए और n2 की वैल्यू 4 लिए, ठीक, n1 कितना लिए 2, 2 से यहाँ तक जाना है 4 तक, क्या मतलब 2 को कन्वर्ट करना है 4 में, तो n1 तुम्हारा हो गया 2, n2 हो गया तुम्हारा 4, और t की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रेंज कर रही थी, 0 से 1 रेंज दी हुई थी t के वैल्यू की। तो यहाँ पे अज्यूम कर लो कि t की वैल्यू रहेगी 0.5, मिडल वाला पार्ट, ना 0 लिए हमने ना 1 लिए, t की वैल्यू अज्यूम किया हमने कितनी, 0.5, दैट इज मिडल में, 0 और 1 के बीच में। तो सेम फॉर्मूला में रख दो t और n1 और n2 को, तो क्या बन जाएगा, क्या था तुम्हारा n1 प्लस टी इंटू इंटू माइनस n, राइट। तो ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, ये n1 की वैल्यू 2 प्लस टी की वैल्यू कितनी 0.5, मतलब क्या 2 लिखते इस तरह से, 2 प्लस 1/2 इंटू 4 माइनस 2, राइट। तो इसी को सॉल्व करके कितना आंसर मिल रहा है, 3 मिल रहा है अप्रोक्सीमेटली। तो अब हमें जो आंसर मिला वो क्या है, एक अप्रोक्सीमेट सेंट्रल पॉइंट मिला, किसका, n1 और n2 का। n1 की वैल्यू हमने कितनी लिए, 2 लिए, n2 की वैल्यू हमने कितनी लिए, 4 लिए, और हमें जो वैल्यू मिली है वो कितनी है, 3, मतलब दोनों के मिडल की वैल्यू हमें मिल रही है। n1 से लेके n2 की जो रेंज थी वो 2 से लेके 4 तक थी यहाँ पे, और हमें जो वैल्यू मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 3 मिल रही है। तो ये क्या है, तुम्हारा लीनियर इंटरपोलेंट जो एक स्ट्रेट लाइन क्रिएट करता है नॉर्मली, मोर t is equals to 0, n is equals to n1, and when t is equals to 1, n is equals to 2। और एक एग्जांपल कि जब t की वैल्यू 0 कर दोगे n is equals to कितना रहेगा, n1, और जब t की वैल्यू 1 कर दोगे तो n is equals to कितना रहेगा, n2 रहेगा। लेकिन ये आर्बिट्री रिजल्ट्स को बनाता है, देखो द इंटरपोलेंट ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, तो ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर में जब तुम यूज करोगे, बहुत तरह के ग्राफिकल सॉल्यूशंस को लेने के लिए अगर तुम यूज करोगे इस चीज को, तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल टेक अ टास्क ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 लोकेशंस, के एक ऑब्जेक्ट है, उसी ऑब्जेक्ट को तुमको 2 लोकेशंस पे मूव करना है, तो 3 कोऑर्डिनेट्स लगेंगे, 3D ऑब्जेक्ट रहेगा ऑब्वियसली, तो कितने कोऑर्डिनेट्स लगेंगे, x1 y1 एंड z1 एंड x2 y2 z2, 2 लोकेशंस के लिए। द इंटरपोलेटेड पोजीशन फॉर दिस मूविंग ऑब्जेक्ट इज गिवन एज फॉलोज, तो बस इसको इंटरपोलेट करना है एक जगह से दूसरी जगह पे, दैट इज x1 से x2 पे, y1 से y2 पे एंड z1 से z2 पे। तो देखो इसके लिए भी फॉर्मूला दिया जाता है, इतना नेसेसरी नहीं है, स्टिल देख लो, x1 इज इक्वल्स टू x1 1 माइनस t प्लस x2 t, जहाँ पे x1 की वैल्यू क्या रहेगी, फर्स्ट लोकेशन जो फर्स्ट पॉइंट है उसी में से पैरामीटर का 1 माइनस पैरामीटर, दैट इज एक आर्बिट्री कांस्टेंट को तुम लोग माइनस करोगे, प्लस दूसरा जो लोकेशन है तुम्हारा कौन सा, x2 कोऑर्डिनेट का, उसको मल्टीप्लाई करोगे तुम्हारे पैरामीटर से। सेम चीज अप्लाई होगी तीनों कोऑर्डिनेट्स के ऊपर, x y z, तो y के लिए क्या बनेगा, y1 इंटू 1 माइनस टी प्लस y2 t, एंड z के लिए बनेगा z1 इंटू 1 माइनस टी प्लस z2 t। ठीक है, और इसकी रेंज क्या है, 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू t इज लेस देन और इक्वल्स टू 1, दैट इज जो t की रेंज है वो कितनी है, 0 से लेकर 1 तक है। सेम चीज को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा हुआ है, वो देखने की जरूरत नहीं है, सिंपली उसने उसको मैट्रिक्स फॉर्म में अप्लाई किया है, हमें बस यहाँ तक देखना है कि ये 3 फॉर्मूलाज जो है वो बनते हैं। तो ये था तुम्हारा लीनियर इंटरपोलेंट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, लीनियर इंटरपोलेंट की वैल्यू समझ में आई, किस तरह से सॉल्व करते हैं, यहाँ तक क्लियर है। हाँ समझा। ठीक है, अब देखो दूसरा है तुम्हारा नॉन लीनियर इंटरपोलेशन, बस 2 ही लाइन दिए हुए, नॉन लीनियर इंटरपोलेशन का इतना कुछ हैवी पार्ट नहीं है। देखो इन लीनियर इंटरपोलेशन वी हैव सीन दैट लीनियर इंटरपोलेंट इक्वल स्टेप्स इन पैरामीटर t give rise to equal steps in interpolated values, but we need equal steps gives rise to unequal steps in the interpolated values. We can do this by using trigonometric functions, by using polynomials. देखो एक चीज सिर्फ समझ लो, अगर मैं खुद के वर्ड्स में समझाऊं कि लीनियर इंटरपोलेंट, लीनियर वर्ड से समझ में आता है कि स्ट्रेट लाइन, राइट, लीनियर का मतलब ही वो होता है, जनरल लैंग्वेज में भी लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन। तो जब लीनियर इंटरपोलेंट की हम बात करते हैं, मतलब क्या, इक्वल स्टेप्स में एक स्ट्रेट लाइन या फिर एक स्ट्रेट
पोजीशन बोलते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक स्ट्रेट लोकेशन पे या फिर मूवमेंट उसका स्ट्रेट होना चाहिए। तो उसके लिए हम इक्वल स्टेप्स अप्लाई करते हैं, इक्वल स्टेप्स अप्लाई करके एक इक्वल पोजीशन में इक्वेशन को लाते हैं, ठीक है, जिससे जैसे हमने फॉर्मूला देखा और उसमें अप्लाई किया। नॉन लीनियर इंटरपोलेशन, तो नॉन लीनियर वर्ड इन जनरल अगर देखे तो हमें समझ में आता है कि जो लीनियर नहीं है, जो स्ट्रेट नहीं है। अनइक्वल स्टेप्स में सेम सिचुएशन को अगर लेकर आए, अनइक्वल स्टेप्स में सेम प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करें, बट इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू लीनियर इक्वेशन वी आर डूइंग इट फ्रॉम लीनियर इक्वेशन। तो नॉन लीनियर में अगर सेम प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे तो वो हुआ नॉन लीनियर इंटरपोलेशन, जो कि स्ट्रेट लाइन में नहीं रहेगा, कर्व हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आर्क हो सकता है, कर्व हो सकता है, कोई भी उसकी पोजीशन हो सकती है जो कि स्ट्रेट लाइन नहीं है। क्लियर है? नॉन लीनियर इंटरपोलेशन समझ में आया? हाँ समझा। इज इट क्लियर? ठीक है, उसके बाद देखो ट्रिग्नोमेट्रिक इंटरपोलेशन दिया हुआ है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टिल थोड़ा सा समरी देख लो कि भी ये चीज यहाँ पे इन ट्रिग्नोमेट्री वी हैव ऑलरेडी सीन दैट। देखो ट्रिग्नोमेट्री का ये इक्वेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू 1। ये 11-12 से देखते आ रहे, राइट? सो इट फुलफिल्स रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरपोलेशन, दैट इज टर्म मस्ट सम टू 1। तो देखो इंटरपोलेशन की एक रिक्वायरमेंट होती है कि अगर तुम ट्रिग्नोमेट्रिक इंटरपोलेशन की नॉर्मली कि अगर तुम लोग समेशन कर रहे हो किसी भी रेशो का तो उसका सम इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ही इस चीज को फुलफिल कर रही है कि साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू 1। अब देखो, इफ द वैल्यू ऑफ बीटा मॉडिफाइज बिटवीन 0 एंड पाई बाय 2, cos square beta modifies between 1 and 0 and sin square beta modifies between 0 and 1, so it is used to change the two interpolated n1 and n2। तो देखो अगर n1 और n2 अगेन दो इंटरपोलेंट्स दिए हुए कि कन्वर्ट होता है n1 से n2 तक, तो ये दो इंटरपोलेंट को अगर तुम लोगों को सॉल्व करना है तो अगेन उन्होंने क्या किए कि बीटा की वैल्यू को मॉडिफाई कर दिए 0 से लेके पाई बाय 2 तक, मतलब ये डिग्रीज में रहेगी, राइट, बीटा की वैल्यू। तो उसको मॉडिफाई, उसकी रेंज कितनी लगा दी है, 0 से लेके 0 एंड पाई बाय 2। कॉस स्क्वायर बीटा मॉडिफाई हो रहा है 1 एंड 0 तक, ठीक है, और साइन स्क्वायर मॉडिफाई हो रहा है बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है। तो इसको दो इंटरपोलेंट वैल्यूज जैसे n1 और n2 दिया हुआ है, इसको किस तरह से सॉल्व करोगे, देखो n इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला बनेगा कॉस स्क्वायर टी, राइट, प्लस n2 साइन स्क्वायर टी, n1 cos स्क्वायर टी प्लस n2 साइन स्क्वायर टी। तो ये कहाँ पे हमने कौन से दो इंटरपोलेंट्स यहाँ पे ऐड किए, n1 और n2, और हम लोग क्या कर रहे हैं, जो तुम्हारी बीटा की वैल्यू है उसको 0 से लेके पाई बाय 2 तक लेकर गए, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा cos स्क्वायर टी प्लस n2 साइन स्क्वायर टी, दो चीजें ऐड किए n1 और n2, ठीक है ना। देखो एज यू कैन सी इन फिगर 5.2.1, देखो नीचे जो फिगर दिख रही है तुम लोगों को, यहाँ पे पोजीशन दिखाई हुई है, कर्व दिखाई हुई है, मैं मेरे वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो एक पोजीशन यहाँ पे दी हुई है, इफ द वैल्यू ऑफ n1 इज इक्वल्स टू 1 एंड n2 इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 5.2.8 वी विल गेट द कर्व्स शोन। देखो अगर तुम लोग वैल्यूज रख रहे हो कि n1 की वैल्यू को 1 अप्लाई कर रहे हो, n2 की वैल्यू को 3 अप्लाई कर रहे हो, तो देखो दो तरह के कर्व्स मिल रहे हैं। फर्स्ट कर्व को देख लो जिसमें देखो वैल्यू तुम्हारी 1 तक जा रही है, जो 1 दिख रहा है, देखो लेफ्ट साइड में नंबर्स दिए हुए 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 एंड 1। तो वैल्यू तुम्हारी किधर तक जा रही है, 1 तक जा रही है, दैट मीन्स n1 की रेंज कितनी है, 1। उसी तरह से अगर सेकंड फिगर को देखोगे तो वैल्यू तुम्हारी जो कर्व है, जो कर्व वो कहाँ तक जा रहा है, 3 तक जा रहा है। लेफ्ट साइड में अगेन देखो 0, 0.51, 1.52, 2.53, तो 3 तक तुम्हारा कर्व वेरी हो रहा है, ठीक है। तो ये दो चीजें, दो हिसाब से कर्व्स बनते हैं कि जिस तरह से वैल्यू लगाओगे उस तरह से वैल्यू चेंज होगी। We will get the curves shown in figure 5.21 to 1b, and if we apply this interpolation to two 2D points in space 1, 1 and 4, 3, we will get a straight line interpolation, but the distribution of points as shown in the figure। ठीक है, ये जाने दो। देखो यहाँ पे सिर्फ बोला हुआ है कि तुम तुम्हारे हिसाब से कोई भी वैल्यू अज्यूम करो, सपोज कर रहे हो तुम, यहाँ पे सिर्फ सपोज करना है कि सपोज कर रहे हो कि n1 की वैल्यू 1 है, n2 की वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे देखो एक फॉर्म हुआ है, वो कर्व की रेंज रहेगी जो तुम्हारा इक्वेशन दिया हुआ है उसमें,
तब ये कर्व जो फॉर्म हो रहा है तुम्हारा नीचे देखो, सिंपली तुम्हें क्या करना है, n1 की वैल्यू को लेके जाना है। यहाँ पे तुम डायरेक्टली भी नंबर्स लगा सकते हो, लाइक 0 1 2 डायरेक्टली भी लगा सकते हो, या फिर इस तरह से भी ले सकते हो, जो भी फॉर्मेट तुम्हें चाहिए वैसा तुम लगा सकते हो। तो ये एक स्पेस क्रिएट करेगा। और अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक इंटरपोलेशन को अगर एक स्ट्रेट लाइन में तुम्हें लेकर जाना है, तो तुम्हें यहाँ पे मिक्सअप करना पड़ेगा तुम्हारे लीनियर इंटरपोलेशन को। तो वहां पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, लीनियर इंटरपोलेशन वाला फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पे सिर्फ एक चीज ध्यान में रखो कि ये फॉर्मूला लग रहा है तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिक इंटरपोलेशन के लिए, जहां पे तुम लोग क्या कर रहे हो, सेम चीज को जो तुम्हारा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू 1 वाला इक्वेशन था, उसी को अप्लाई कर रहे हो। बस यहाँ पे ऐड हो रही है n1 और n2 की वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे n1 और n2 की वैल्यू को तुम ऐड कर रहे हो, तो समेशन अगेन 1 ही रहेगा। और इस चीज को तुम लोग यहाँ पे लेकर आ रहे हो, n1 और n2 की वैल्यू अप्लाई करके क्या फॉर्म कर रहे हो, एक कर्व को फॉर्म कर रहे हो। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है, समझ में आया? हाँ। ठीक है, अब देखो बाकी का और एक इंटरपोलेशन था जो कि बहुत ज्यादा वास्ट है, 4-5 पेजेस का इंटरपोलेशन दिया हुआ है, जिसका कोई यूज नहीं है, पूरा मैथमेटिकल पार्ट प्योर है, कोई पूछता नहीं, तो इतना वेस्ट नहीं करेंगे उसके पीछे। नेक्स्ट चैप्टर है तुम्हारा कर्व्स का। कर्व्स में भी 3 सिर्फ टॉपिक्स दिए हुए, 3 में से सिर्फ कर्व्स या फिर सर्कल वाला जो पार्ट है वो देख लो कि वो चीज क्या है। बाकी का वो बी स्प्लाइंस, यूनिफॉर्म बी स्प्लाइंस, बहुत सारे वास्ट टॉपिक्स दिए हुए हैं, अराउंड 10 to 15 पेजेस दिए हुए, फिजूल का दिया हुआ है, इतना तुम्हारा सिलेबस में कवर्ड नहीं है। तो जो इंपॉर्टेंट है वो चैप्टर में से वो देख लेते हैं। देखो फर्स्ट टॉपिक, पहले तो कर्व्स देखो। इन सेशन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैथमेटिक्स बिहाइंड 2D कर्व्स। तो कर्व्स बोले तो क्या, नॉर्मली अगर सर्कल्स में ये चीजें यूज हो रही है, आर्क है, सर्कल है, राइट। तो देखो इक्वेशन ऑफ सर्कल, हमेशा नॉर्मली सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ रहता है तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, जहाँ पे आर क्या रहेगा, ऑब्वियसली तुम्हारा रेडियस रहेगा। देखो हियर आर इज रेडियस, सर्कल इक्वेशन इज नॉट सुटेबल फॉर ड्राइंग द determine the coordinates of any point on the circumference in terms of some parameter two functions are required, the following equations are used। तो देखो सर्कल का इक्वेशन जो दिया हुआ है ये कर्व ड्रॉ करने के लिए यूजफुल नहीं रहता। तो अगर तुम्हें कुछ इस तरह की चीज करनी है, जैसे सर्कमफरेंस डिटरमाइन करना या कोई और चीज, जैसे पैरामीटर हो गया, 2 फंक्शंस उसके लिए रिक्वायर्ड रहेंगे। तो वो 2 फंक्शंस कौन से रहेंगे, x इज इक्वल्स टू आर कॉस टी एंड y इज इक्वल्स टू आर साइन टी, जहाँ पे r क्या रहेगा, तुम्हारा रेडियस रहेगा। ठीक है, और उसके बाद t की देखो रेंज भी दी हुई है, t की रेंज क्या रहेगी, 0 से लेके 2 पाई तक। उसके बाद देखो द पैरामीटर t can be vary over the range 0 to 2 pi, the curve of the circumference can be trace out or the circle is isolated for selecting an appropriate range of t। तो ये नॉर्मली तुम लोग कब यूज करते हो कि जब तुम्हें कोई कर्व ड्रॉ करना है, कर्व ऑफ द सर्कमफरेंस, ठीक है, इसको ट्रेस आउट करना है, या कोई ऐसी चीज जो तुम लोग वाया सर्कल की इक्वेशन ड्रॉ नहीं कर सकते, जिसमें कर्व या फिर आर्क का यूज हो रहा है, तो तुम लोग ये इक्वेशंस को यूज करोगे। कौन से, x इज इक्वल्स टू आर कॉस टी, y इज इक्वल्स टू आर साइन टी, जहां पे r तुम्हारा रेडियस रहेगा। उसी की तरह देखो एलिप्स फॉर्म करना है, एलिप्स पता है तुम लोगों को, लाइक कर्वी एलिप्स जो वो रहता है, एलिप्स शेप जो रहता है, अगर वैसा कुछ फॉर्म करना है तो उसके लिए देखो इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर मेजर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनर, जहाँ पे आर जो रहेगा, आर मेजर जो रहेगा वो मेजर रेडियाई रहेगा, और आर माइनर जो रहेगा वो माइनर रेडियाई रहेगा। मेजर और माइनर रेडिया पता है तुम लोगों को किस तरह से फॉर्म होता है, राइट। तो आर जो रहेगा वो मेजर रेडियस रहेगा तुम लोगों का, और आर माइनर जो रहेगा वो माइनर रेडियस रहेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट, सिर्फ 2 इक्वेशंस ध्यान में रखो कि तुम्हारा कर्व फॉर्म करने के लिए 2 इक्वेशन दिए हुए एक्स और वाई के, और एलिप्स फॉर्म करने के लिए एक इक्वेशन दी हुई है जिसमें मेजर और माइनर रेडियस का यूज हो रहा है। इज इट क्लियर टिल हियर, यहाँ तक समझ में आया? हाँ मैम। ठीक है, तो आज के लिए काफी है। नॉर्मली ये हो गया तुम्हारा सर्कल वाला चैप्टर भी क्लियर है। अभी यहाँ पे यूनिट 2 में तुम लोगों का आई गेस सिर्फ एक ही चैप्टर बचा है, एनालिटिक ज्योमेट्री वाला, वो पार्ट कवर नेक्स्ट चैप्टर से, सॉरी नेक्स्ट लेक्चर से, और उसके बाद यूनिट 3 स्टार्ट हो जाएगा। तो ये लेक्चर एंड करते हैं, चलो बाय बाय।